नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निखिल सिंह और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ एक टीचर भी हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ने अब सीईटी का जो मेरा पहला वाला जो वीडियो है जो मैंने यहाँ पे दे के रखा है, ये आपने देख लिया होगा कि कैसे नोटिफिकेशंस आपके अलग अलग डेट्स के काम करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसके थ्रू में आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे इंजीनियरिंग के लिए आप भरोगे, जो ये 9 तारीख को ही शुरू हो चुका है और ये 15 तारीख तक आपको भरना है। तो सबसे पहले जब आप लोग अपने वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे जो पेज आएगा वो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है। सबसे पहले ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आराम से इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देखें सो दैट आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए, आप मिस्टेक ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। हर एक क्वेरी प्रोसेस बाय प्रोसेस जो भी आपको आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें और मैं उसका आपको आंसर्स देता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास में ये सबसे पहला पेज आता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जब उसको आगे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो नेक्स्ट पेज आ जाएगा वो रहेगा कुछ दिखने वाला इस तरीके का, देखिएगा। ये देखिए ऐसा पेज आपके पास में खुल जाएगा। इसके ऊपर में आपके पास में ये अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देती रहेगी। तो आप एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। चलिए इधर देखते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर में आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, आप जैसे ही यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले कैंडिडेट में क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये खुलेगा जो है आपके पास में लास्ट ईयर का कट ऑफ वगैरह। देखिए आपके पास 17, 18, 19, 19, 20 का आपके पास में अलग अलग तरीके का कैप राउंड का कट ऑफ यहाँ पे आपको दिखाना चालू कर देगा वो, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा ये समझने के लिए कि आपको किस तरीके का रिज़ल्ट के हिसाब से किस तरीके का कॉलेज लग सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो आपको पूछेगा, हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएसटी सीईटी 2020? तो आपका आंसर या तो येस हो सकता है या तो नो हो सकता है। यूजुअली स्टूडेंट्स का आंसर येस ही रहेगा। वो आशा के साथ साथ मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही अगर आप इसको येस में क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा कि आपको एमएसटी सीईटी 2020 का एप्लीकेशन नंबर और उसका रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। आप उसको आराम से फिल कर दें एंड चेक सीईटी डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएसटी सीईटी 2020, अगर आपका ये ऑप्शन नो आता है, हाँ अगर आप ऑप्शन नो आता है तो आपको क्या करना रहेगा वो आप समझिए। आपके पास में फिर बहुत सारे ऑप्शंस आगे खुल जाते हैं। जैसे हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएसटी सीईटी, अगर आप इसको नो करेंगे तो आपको बोलेगा कि क्या आपने जेई का एग्ज़ाम दिया है। अगर आप इसको भी नो करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि क्या आप एनआरआई कैंडिडेट है, फॉरेन कैंडिडेट है, जेके ट्रिपल एस का आपने एग्जामिनेशन वगैरह है या फिर ऐसा कुछ वो आपको पूछेगा। तो उस हिसाब से आपने इसको सेव करके प्रोसीड करना है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास में यहाँ पे आपने इसमें भी नो कर दिया, इसमें भी नो कर दिया, अगर आप एक फॉरेन कैंडिडेट नहीं भी हैं तो आपको बोलेगा कि भाई आपने इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कुछ दी है क्या। अब अगर आप इसके अंदर में एचएससी क्लिक करेंगे तो एचएससी के साथ साथ आपके पास इनमें से अगर सब चीज़ ना है, सिर्फ 12th दे के आप ट्राई कर रहे हैं कि सीधा आप कैप राउंड में घुस जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर नोट आ जाएगा, यू हैव नॉट अपीयर्ड फॉर एमएसटी सीईटी, जेई और इसी तरीके से। तो आपको बोलेगा सो योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज़ नॉट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सो यू आर नॉट क्वालिफाइड। अगर आप एचएससी की जगह आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लिक ज़रूर करना होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके पास में पेज आ जाएगा उसमें आ जाएगा हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएसटी सीईटी 2020। तो अगर आपने येस कर दिया तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दें, रोल नंबर डाल दें और अपना डिटेल्स डाल दें। मैंने अभी आपको ये समझाया कि अगर आपने नो क्लिक किया तो क्या क्या होगा, ठीक है। अब आपने येस कर दिया मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो आपको बोलता है कि आपके पास में ये जो है अगर आपने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करके रखी है तो आपके पास में आ जाएगा मिसमैच्ड एमएसटी सीईटी 2020 डिटेल्स। तो यहाँ पे मिस्टेक आप कुछ भी नहीं करिएगा। चलते हैं आगे। उसके बाद में जैसे ही आपका अगर सब चीज़ मान लीजिए ठीक रहता है तो हैव यू अपीयर्ड के बाद में येस हो गया, ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे चेक सीईटी डिटेल्स करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे आपका नाम, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का टोटल जो आपके पास में परसेंटाइल है वो आ जाएगा। आप उसको सेव एंड प्रोसीड कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे जैसे
तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएगा। आप ध्यान से समझें, ये जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका नाम होगा वो होगा एक्चुअली आपका एचएससी का जो मार्कशीट है उसके ऊपर में जिस सीक्वेंस में नाम है। जैसे अगर मेरा नाम है निखिल सिंह और मेरे पिताजी का, मेरे पापा का नाम है अशोक कुमार, तो मेरा नाम हो जाएगा सिंह निखिल अशोक कुमार। तो यहाँ पे आप उसी सीक्वेंस में लिखेंगे एज पर अपीयर्ड ऑन द एचएससी मार्कशीट, उसी के हिसाब से। फिर यहाँ आपका फादर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका मदर्स नेम आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ नाम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, उसके बाद जेंडर, आपका जो जेंडर है वो, और उसको फिर एक बार कंफर्म भी करना है आपने, क्योंकि जेंडर में बहुत टाइम बच्चे जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है और ये मैंने बहुत टाइम देखा है, फिर ग्रीवेंसेस तक चला जाना पड़ता है क्योंकि बच्चा मेल का फीमेल, फीमेल का मेल गलती से ही हो जाता है। खैर, उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा DDMMYY वाले फॉर्मेट में। फिर आपका रिलीजन है, मान लीजिए जो भी है, मैंने हिंदू यहाँ पे है वो रखा हुआ है। फिर आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, रूरल है, अर्बन है, जो भी है वो रहेगा। फैमिली इनकम आपकी क्या है, सालाना, एनुअल, 1 साल की इनकम। देखिए स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से आपको फिल करना है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे कहीं पे भी मिस्टेक हुआ तो आगे आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, और आगे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो इसी बेसिस पे लगते हैं कि आपका यहाँ पे रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, इनकम क्या है। मदर टंग आपको अच्छे से भरना है, क्योंकि आगे जाके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वगैरह जो आता है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर नेशनलिटी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इसके बाद में आपको एड्रेस भरना है। आप एड्रेस के लिए 3 लाइन दिया है यूजुअली, जैसे मान लीजिए आपका फ्लैट नंबर जो भी है वो आप यहाँ भर दीजिए, फ्लोर जो है वो यहाँ भर दीजिए, उसके बाद में आप बिल्डिंग का नाम वगैरह डाल दीजिए, और उसके बाद में लोकेलिटी का आप डाल दीजिए। 50 कैरेक्टर्स आपका हर एक लाइन पे आ सकता है। फिर आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज जो भी है आपका, और पिन कोड, ये सब आराम से सेलेक्ट करके आप डाल दीजिए। ठीक है, टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर वगैरह कुछ है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कोड डाल के डाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ जो आप मोबाइल नंबर देंगे वो आपका चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। चालू मतलब हमेशा वर्किंग मोबाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोपहर में सो रहे हैं स्विच ऑफ कर दिया, या 1-2 महीने तक तो एटलीस्ट वो नंबर आपका स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि 1 टाइम पासवर्ड विल बी सेंड टू द गिवन मोबाइल नंबर बिलो फॉर एक्टिवेशन ऑफ योर लॉगिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाहर साइबर कैफ़े वगैरह में जाकर फॉर्म फिल कर लेते हैं, और जल्दबाजी में बच्चा अपना डॉक्यूमेंट देखता रहता है, साइबर कैफ़े वाला उसको भरता रहता है, क्योंकि बाकी लोग पीछे लाइन में खड़े रहते हैं। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, वो फटाफट भरते जाता है ना, तो मोबाइल नंबर क्या डाला है कुछ पता नहीं चलता। ईमेल आईडी भी आपको बहुत अच्छे से डालनी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कभी कभी नंबर आगे पीछे हो गए या फिर वर्ड्स ईमेल आईडी के आगे पीछे हो गए तो तकलीफ़ हो जाएगी। तो साइबर कैफ़े में अगर आप जाके भरते हैं तो शांत दिमाग से इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। मैं इसको सुबह ही आपको यहाँ पे कैसे भी पब्लिश कर दूंगा, तो आप सुबह 10 तारीख को ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए। फिर पूरा 1 घंटा आप आराम से निकालिए और पूरा फॉर्म आपका हो जाएगा भर के। 10 तारीख को ही आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद में आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। अब पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए यूजुअली आपके पास में जो चीज़ आती है वो ये है कि पासवर्ड के लिए 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसके अंदर कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, फिर आपके पास में @, एक्सक्लेमेशन, हैश, डॉलर, ये सारे जो हैं स्पेशल कैरेक्टर ये होने चाहिए। तो मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे के रखा है कि आप यहाँ पे पासवर्ड कैसे कर सकते हो। मान लो मेरा नाम है निखिल, तो मैं लिख दूंगा N i k @ let's say 2020, या फिर अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ NIK @ let us say 2006 समथिंग। ठीक है, तो वही आप दोनों तरफ रखें। फिर उसके बाद में आपको पता है कैप्चा का जो चीज़ होती है इसको यहाँ पे आप भर देंगे, और उसके बाद में आप करेंगे सेव एंड प्रोसीड। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में आपके पास में फट से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे अच्छे से डाल देना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। याद रखें 30 सेकेंड का टाइमर आपके पास में आता है। आगे चलते हैं। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन जो है उसके लिए आप हो जाएंगे। ये आपको एक मिलेगा एप्लीकेशन आईडी। इस एप्लीकेशन आईडी को अच्छे से एक किताब में लिख लें और
उसका पासवर्ड भी लिख लें और इस किताब का फ़ोटो खींच के रखें, कुछ भी करें, लेकिन ये भूल ना जाएं। बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो आप या तो व्हाट्सएप वगैरह पे किसी को भेज कर रखें अपने फैमिली में, या आप इसको ईमेल में सेव रखें, या फिर आप एक जगह लिख के फ़ोटो खींच के इसको रखें। ठीक है। उसके बाद में आपको जो एसएमएस भी मिलेगा ना, उसे भी आप सेव करके रखिए। जो आपको एसएमएस आएगा जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, तो आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको आपने सेव करना है। फिर प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आपने क्या किया, यू हैव जस्ट रजिस्टर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को आप जब भरेंगे तो सबसे पहले आपको बोलेगा एप्लीकेशन आईडी, जो अभी अभी देखिए आपको यहाँ पे मिला है वो, और उसके बाद में जो आपने पासवर्ड सेट किया था, जैसे मान लो मैंने पासवर्ड सेट किया था NIK@2020, तो मैं वो डाल दिया पासवर्ड। उसके बाद में आप साइन इन करेंगे। जैसे साइन इन करेंगे तो आपके पास में एक नया पेज खुलेगा। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म टोटल 10 स्टेप्स का फॉर्म है, आराम से समझे, जिसमें से बच्चों पहला स्टेप जो है हमारा फिल द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये हो चुका है। इसके बाद में बहुत सारे स्टेप्स हैं हमारे पास, लगातार बहुत सारे स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स को करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। रात का समय हो गया है, थोड़े कुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं, तो प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी। और मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी बैठी है बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। फिर हमारे पास में ये है ग्रीवेंस, अगर आपको कोई डाउट डिफ़िकल्टी है यहाँ भेज सकते हैं। फिर आपका ग्रीवेंस जो आपने डाउट डिफ़िकल्टी भेजा उसका क्या स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए, ये अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म ई वेरिफिकेशन। आपको क्या करना पड़ता है ना, लास्ट में सारा फॉर्म भरने के बाद उसको लॉक करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। मान लीजिए अगर वहाँ से कुछ ग्रीवेंसेस आती है, कोई डाउट डिफ़िकल्टी आती है कि इसको सुधारो, तो आपको उसको अनलॉक करके ठीक करके फिर लॉक करना पड़ता है। ठीक है, आप फॉर्म भर के उसको ताला मार देंगे। मैं बताता हूँ कैसे। मोबाइल नंबर चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, या फिर अगर आपको कोई कम्युनिकेशन में मैसेजेस वगैरह आए तो मैसेज बॉक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ इनकम्प्लीट, ये आपको यहाँ पे ऐसा दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी तो आपने ये बाकी के 9 स्टेप्स तो किए ही नहीं है, तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप्स आते हैं, देखिए 9वां स्टेप इधर है, इसी के नीचे आपको जो दिखाई देगा वो रहेगा ये 10वां स्टेप, और यहाँ पे दिखाएगा आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब ध्यान से समझें, इन 10 स्टेप्स में, यहाँ तक इन 10 स्टेप्स में आप जैसा जैसा ऑप्शन फिल करेंगे वैसे वैसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जनरेट होते जाएगी जो आपको अपलोड करना है, उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करना है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो टोटल आपका कितना डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो यहाँ आ जाएगा। आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो इधर आ जाएगा, और जो बचे हैं जो आपने अपलोड नहीं किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रोसीड, ये हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। आगे जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहला जो आपके पास में खोलेगा वो है क्लेम योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं कैटेगरी वाइज। तो आपके पास में है महाराष्ट्र टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, ख़त्म नहीं हुआ, और भी है ये बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर आपका 10th एंड 12th या डिप्लोमा महाराष्ट्र स्टेट के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हुआ है, जो यूजुअली हुआ रहेगा अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, एंड कैंडिडेट हु इज़ आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और बॉर्न इन महाराष्ट्र, इनमें से कोई भी कैटेगरी अगर आपकी है ना, तो आप आ जाएंगे टाइप ए के स्टूडेंट। ठीक है, मतलब आपका 10th और 12th यहाँ होना चाहिए महाराष्ट्र में, या फिर आप बॉर्न यहाँ हुए हो, या आप यहीं के हो, या आपने डिप्लोमा भी यहाँ पे किया किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप टाइप ए कैंडिडेट हो गए। मान लो आप टाइप ए के नहीं हो, तो अगर आपके पापा मम्मी डोमिसाइल्ड हैं महाराष्ट्र के, या उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो आप महाराष्ट्र के टाइप बी कैंडिडेट में आओगे। ठीक है, मान लो अगर आप टाइप ए और टाइप बी में भी नहीं हो, तो अगर आपके फादर या मदर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, एंड
who has been posted and reported to duty in Maharashtra state. तो where the last date of submission of the application form for cap round बिफोर द लास्ट डेट, ठीक है। मतलब अगर आपका कैप राउंड का जो लास्ट डेट रहेगा उसके पहले आपके पापा मम्मी की यहाँ पोस्टिंग हो गई है, या तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो, या किसी गवर्नमेंट फर्म से रिलेटेड है और महाराष्ट्र में पोस्टिंग है, तो आप टाइप सी के हो जाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी के नहीं है, और अगर आपके मम्मी पापा आर एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं महाराष्ट्र के, या अभी भी सर्व कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी फर्म में, तो आप टाइप डी में आ जाओगे। या फिर अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे एरिया में रहने वाले हो और आपकी मदर टंग मराठी है, तो आप आ जाएंगे टाइप ई। और इसके अलावा जितने भी टाइप में आप चले जाते हो तो वो हो जाता है OMS, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट स्टेट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट आ जाओगे आप। तो उसी हिसाब से स्टूडेंट्स, अगर आप मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में है तो उसका अलग 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 आपके पास में बहुत सारे कैटेगरी हैं, और उसी हिसाब से अगर आप NRI फॉरेन स्टूडेंट है या आपने कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक किए, उस हिसाब से आपके पास में अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो आप इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे। फिर चलते हैं आगे। ये होने के बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल्स। नाउ अगर आप टाइप ए के कैंडिडेट हैं तो आपका एक अलग तरीके का फॉर्म आएगा, टाइप बी के लिए अलग फॉर्म आएगा, टाइप सी के लिए अलग, टाइप डी के लिए अलग, ऐसा। तो मैंने टाइप ए सेलेक्ट किया है। टाइप ए में सबसे पहले आपको बोलेगा या तो बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करें। मेरे पेट डॉग्स हैं, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि स्कूल सर्टिफिकेट के अंदर आपका लिखा होना चाहिए कि आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है, इंडियन नहीं, बर्थ प्लेस लिखा होना चाहिए महाराष्ट्र। अगर वो नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद में सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज़ पास्ड द SSC। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, तो जैसे ही आप वो सेलेक्ट करेंगे ना तो वो बोलेगा कि सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच यू हैव पास द HSC, 10th के बाद HSC। मान लीजिए HSC पूना से किया, तो पूना से जैसे ही आप करेंगे ना तो आपका यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी आपका दिखाने लगेगा। ये कहाँ पे आ जाता है, जिस भी जगह से आपने 12th किया है उसके बेसिस पे आपकी होम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाती है। तो क्या होता है ना, बहुत टाइम 70-30% का रेशियो होता है कि होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 70% सीट्स मिलेगी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 30% मिलेगा। तो आपका वो होम एंड अदर देन होम यहाँ से डिसाइड हो जाता है। उसके बाद में आप अपना तालुका वगैरह सेलेक्ट करें जहाँ से आपने HSC किया है। फिर आप अपना कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, तो सेलेक्ट द कैटेगरी जिसको आप बिलोंग करते हैं। चलिए इधर, अगर मान लीजिए आपका कैटेगरी जो भी है इनमें है तो ठीक, अगर इनमें कैटेगरी नहीं है, जैसे BC कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, SE कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, जो कैटेगरी नहीं है वो फिर आप ओपन में चले जाओगे। जैसा फॉर्म भरोगे वैसा आपका कैटेगरी हो जाएगा, वैसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये होने के बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे आप। मान लीजिए अगर आपका कैटेगरी ओपन है, कैटेगरी डिटेल ओपन है, तो उसके बाद में आपको बोलेगा कि आपका एनुअल इनकम कितना है। मैंने एनुअल इनकम मान लिया है 50,000 से 1 लाख। स्टूडेंट्स का यहाँ बहुत मिस्टेक होता है। तो वो पूछता है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं क्या? अगर आपका आंसर ना है तब तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपका आंसर हाँ है कि नहीं मुझे इसके लिए अप्लाई करना है, तो क्या होगा देखिए। जैसे आप उसके लिए हाँ करेंगे तो अब आपके पास 2 ऑप्शन आएगा कि क्या, देखिए आपने येस लिखा ना, ये उसके बाद में आएगा एंटर द कास्ट नेम। तो कास्ट नेम जो भी है आपका वो डाल दीजिए। अगर सेलेक्ट EWS सर्टिफिकेट स्टेटस, आपको सर्टिफिकेट डालनी होगी। या तो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होगा, या तो आपने उसके लिए अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, आपने अप्लाई किया होगा। अवेलेबल है तब तो टेंशन नहीं है, लेकिन अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो क्या करना होगा, उसका रिसिप्ट का आपको सारा यहाँ पे डेटा डालना होगा। तो देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने वो भरा। यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर वो नहीं है, अगर मान लो आपने लिखा अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड,
तो क्या हो जाएगा देखो, आपने अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे क्लिक किया तो आपको बोलेगा EWS सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर जो आपने जहाँ पे दिया रहेगा तहसील वगैरह में, तो वहाँ का नंबर, उसका डेट ऑफ एप्लीकेशन भरो, वो आपने किस डिस्ट्रिक्ट में इशू किया है वो डिस्ट्रिक्ट चुन लो, किस तालुका के अंदर है वो तालुका चुन लो। जैसे मैं अगर थाने डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ तो मेरा तालुका मान लीजिए अगर अंबरनाथ है तो मैं डिस्ट्रिक्ट लूँगा थाने और यहाँ ड्रॉप डाउन से अंबरनाथ ले लूँगा। वैसे ही आपको सेलेक्ट करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द रिसिप्ट। अगर आप रिसिप्ट की डिटेल्स भर रहे हैं तो वो आपको अपलोड करना होगा फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद में मान लीजिए ये होने के बाद आप कैटेगरी में जाते हैं। अगर कैटेगरी आपकी OBC है, मान लीजिए ओपन की जगह अगर आपका OBC है तो OBC में बहुत सारी आपके पास कास्ट आती है, वो कास्ट आप सेलेक्ट कर लें। जैसे आप कास्ट सेलेक्ट करेंगे बच्चों तो आपके पास में यहाँ आ जाएगा कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट या ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट है क्या आपके पास। तो इधर 3 ऑप्शन आता है, या तो है, या तो नहीं है, या तो आपने अप्लाई किया है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको उसका फ़ोटो अपलोड करना है तो उसका फ़ोटो करेंगे, नहीं है तो बात ही ख़त्म होती है, आप ओपन कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे। अगर आप उसको अप्लाई किए हो तो उसका रिसिप्ट नंबर वगैरह करोगे। देखो कैसे, अगर मैंने नॉट अप्लाई कर दिया तब तो बात ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट कैटेगरी कैन नॉट बी क्लेम्ड। आप फिर कैटेगरी स्टूडेंट नहीं रहोगे, आप ओपन कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे अगर आपने नॉट अप्लाइड किया तो। लेकिन अगर आप उसको अप्लाइड में जाते हो कि अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड में जाते हो तो आपके पास में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जैसे पहले था सब डिटेल वैसे का वैसे भरना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिए, डिटेल्स भर के खुश नहीं हो जाना। यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द रिसिप्ट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये आपको बराबर से वहाँ पे रिसिप्ट देना होगा। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द नॉन क्रीमी लेयर इशूड बाय द सब डिविजन ऑफिसर और डेप्यूटी कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन एडिशन टू द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अप टू दिस डेट। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, डेट भी आपको दिया गया है। आराम से भरिएगा, ठीक है, आराम से। सेव एंड प्रोसीड पे चलेंगे, आगे जाएंगे। क्या आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी में है तो जो कैटेगरी है बच्चा वो आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में इसके बाद में आपको पूछता है कि पेरेंट्स आपके डिफेंस में है क्या। देखिए, पेरेंट्स अगर डिफेंस में है तो नॉट एप्लीकेबल, एक्स डिफेंस पर्सनल है, एक्टिव पर्सनल है, वो आपको डिफेंस कोटे के लिए जाता है वो चीज़। उसके बाद में आपको देना है कि एनुअल इनकम क्या है। पर्सन विद डिसेबिलिटी ये वो होने के बाद एनुअल इनकम जैसे आप डालोगे तो मैंने यहाँ पे ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का तो मैंने आपको समझा दिया। फिर आपको पूछता है क्या आप TFWS ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम, जिसमें आपका ट्यूशन फीस शिक्षण शुल्क माफ़ी योजना ये आपका वैलिड हो जाता है। तो अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में हो जाएगा यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैविंग एनुअल इनकम बिलो 8 लाख। 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। क्या आप ऑर्फन अनाथ हैं वो डाल दीजिए। डू यू बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी कैंडिडेचर टाइप। माइनॉरिटी पे जा रहे हैं अब हम। मान लीजिए मैंने ऑर्फन में डाल दिया नो, लेकिन माइनॉरिटी में मैंने डाल दिया येस। अब माइनॉरिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है भाषा के हिसाब से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और एक होती है जगह के हिसाब से रिलीजन के हिसाब से रिलीजियस माइनॉरिटी। मान लो मैं दोनों में टिक कर देता हूँ, तो टिक करने पे ये क्या करेगा देखो, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। जैसे मैंने टिक किया ना तो इसने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने फॉर्म भरते समय मदर टंग डाली थी मराठी, एंड मराठी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बिकॉज योर मदर टंग इज़ मराठी। ठीक है, और मैंने रिलीजन हिंदू रखा है तो हिंदू भी माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, तो रिलीजियस माइनॉरिटी भी गलत है और लिंग्विस्टिक भी गलत है। समझ में, अगर आप भूल गए तो यहाँ से आपको क्रॉस चेक हो जाता है। फिर उसको सेव एंड प्रोसीड कर देंगे आप आगे।
अब आपके पास में ये पूरा का पूरा फॉर्म भर दिया हमने, जिसमें डिसेबिलिटी, पेरेंट का डिफेंस है कि नहीं, कोटा और ये सब भर दिया हमने। फिर प्रोसीड एंड सेव कर देंगे। चलेंगे आगे। तो आगे जाने के बाद आपको 10th का सारा क्वालिफिकेशन डालना होगा, जिसके अंदर में आपका एसएससी आप सेलेक्ट करेंगे। तो एसएससी के बाद में आपको उसकी सारी डिटेल्स डालनी होगी। देखिए, एसएससी के बाद में आपको पासिंग ईयर डालना होगा, सीट नंबर डालना होगा, आपको कितने कितने मार्क्स मिले हैं डाल दीजिए। तो ये कॉलम अपने आप परसेंटेज का भर जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, एचएससी, अगर आप 12th के हैं तो एचएससी लेंगे, या डिप्लोमा किया है तो ये डाल देंगे। इंडिया से किया है, उसके बाद में बोर्ड कौन सा है, ईयर कौन सा है, ये सारी डिटेल्स। देखिए, इंडिया से किया है, बोर्ड आपका किस साल आप पास हुए हैं, किस साल आपने एग्ज़ाम दी है, सीट नंबर क्या है, वो सब आपको यहाँ पे डालते जाना होगा। अच्छे से ये सारी चीज़ें जैसे आप डालते जाएंगे तो आपके पास में स्टेटस क्या है, पासिंग का स्टेटस है। फिर आप फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के मार्क्स डाल दीजिए, अपने आप परसेंटेज बन जाएगा। अगर आप डालना चाहते हैं ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, तो अगर आप ये डालना चाहते तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए। और यहाँ अगर आपका कोई स्पेशलिटी वाला सब्जेक्ट है जो आपने लिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी वगैरह, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपके पास में ये पूरा का पूरा टोटल आ जाएगा। सेव एंड प्रोसीड कर लें, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे आप जाएंगे तो आगे चलते हैं। आपके पास में यहाँ पे अब आ जाएगा जेई मेंस। अब बच्चों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर हमने जेई भी दिया था लेकिन यहाँ फॉर्म में कैसे भरें। तो जेई का आपके पास आगे ऑप्शंस आता है। मान लो अगर आपने स्टार्टिंग में ही कोई बच्चा ऐसा है जेई वाला जिसने जेई दिया ही, सीईटी दिया ही नहीं था, पीसीएम वाला, सीधा जेई दिया, तो उसका ये ऑप्शन पहले ही आ जाएगा। बट मैंने पहले सीईटी भरा, सारे डिटेल्स भरे, अब जेई पूछता है वो। आपने जेई दिया है, पेपर 1 में स्कोर आपका है, तो अगर येस है तो टिक करेंगे, नो है तो यहाँ पे नो पे टिक करेंगे। जैसे येस करेंगे तो आपको उसके डिटेल्स सारे के सारे भरने होंगे, ठीक है। और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड करना होगा आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग अपलोड योर फोटोग्राफ। अब ना आपके पास में सारे के सारे फॉर्मेट जेपीजी या जेपेग होना चाहिए। आपके पास में कंप्यूटर में जब आप सेलेक्ट करोगे, कहीं पे आपने कुछ सेव रखा है तो ओपन, वेबकैम वगैरह से शूट करोगे तो कैमरा, ये आपका रिफ्रेश, और ये आपका क्रॉप, और ये अपलोड, ऐसे ऑप्शन है जो आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे फ़ोटो डालते हो उसी हिसाब से। अब मान लो मुझे मेरा फ़ोटोग्राफ देना है, ठीक है, अब मुझे मेरा फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ मैंने कंप्यूटर में कहीं सेव किया है, तो मैं ओपन में जाऊँगा और वो जहाँ पे भी सेव किया है वहाँ से मैं फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा। जैसे ओपन करूँगा तो मेरा फ़ोटोग्राफ आ जाएगा। फिर मैं उसको ठीक से क्रॉप करूँगा, ये येलो बॉर्डर आएगा, उसको मैं क्रॉप करूँगा। क्रॉप होने के बाद में मैं उसको अपलोड कर दूँगा। जैसे मैंने अपलोड कर दिया तो फ़ोटो दिखने लगेगा। अगर ये ठीक है तो सही है, नहीं तो फिर से आप उसको रीलोड करोगे, फिर नया फ़ोटोग्राफ लोगे। चलते हैं आगे। उसके बाद में अगर ये अच्छा है तो सेव एंड प्रोसीड कर दो, आगे चलो। फिर उसके बाद में ये याद रखना कि आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ही यूज़ करना ब्राउज़र में, ठीक है। और आपकी फ़ाइल साइज़ 500 KB होगी। अब इसी हिसाब से जैसे फ़ोटो डाला ना, वैसे अपने आप ये लिस्ट बन जाएगा। आपने जो जो फॉर्म वहाँ पे जैसा भरा है वैसा आपको अपलोड का लिस्ट बनेगा। आपको क्या करना है, सारी के सारे फ़ोटोग्राफ कंप्यूटर में सेव कर लो और एक एक अपलोड करते जाओ। अपलोड पे क्लिक करो, उसके बाद में उसको सर्च करो। सर्च करने के बाद में आप जहाँ पे भी वो आपके पास में डॉक्यूमेंट होगा उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दो। क्रॉप करने के बाद ऐसे आपके पास में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। क्लिक करके बड़ा करके आप एक एक चीज़ क्रॉस चेक कर लेना। अगर सब सही है तो सेव एंड प्रोसीड पे जाना, अगर गलत है तो डिलीट के ऑप्शन में जाना, फिर क्लिक करके उसको सेव करना आराम से, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद में अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम पहले ही भरा है तो 800 रुपये आपने पहले भर दिए होंगे, तो अब आपको कुछ नहीं भरना है, सेव एंड प्रोसीड पे करना। अगर आपने सीधा जेई दिया है तो आपको यहाँ 800 रुपये भरने पड़ेंगे अगर आप ओपन कैंडिडेट हो। उसी हिसाब से अगर आपने कैटेगरी वाइज हो तो आपको 600 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर आपने सीईटी के टाइम पे रजिस्टर नहीं किया था तब, सीईटी किया तो कुछ नहीं भरना है। चलते जाओ आगे। सेव एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट। अगर इनकेस पेमेंट भरना पड़ा तो कैसे भरते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो प्रोसीड टू पेमेंट जाओगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप उसमें रेजर पे को सेलेक्ट करना, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करना, प्रोसीड करना, ठीक है। इस तरीके से प्रोसीड करना। प्रोसीड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा वॉलेट, नेट बैंकिंग, कार्ड, यूपीआई। यूपीआई सबसे सेफ है। यूपीआई में क्या करना रहता है हम लोग को वो मैं आपको बता देता हूँ। यूपीआई में आप क्या कर लो, आपके पास में गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह रहता है।
तो पेटीएम वगैरह, तो यहाँ पे आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर अपना UPI कोड जो है आपके पास में वो डाल सकते हो। बेसिकली QR कोड ही स्कैन कर लेना। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे आसान रहता है कि गूगल पे खोल लो, गूगल पे में वो स्कैनर बारकोड वगैरह आता है वैसा। देखो मैंने यहाँ पे अगर इसको कर दिया तो 600 रुपये है, प्लस फ़ी कुछ ना कुछ लगेगा अगर आप अलग अलग मोड लेते हो। तो देखो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फीस बढ़ गया, ये 600 था थोड़ा बढ़ गया। ऐसा QR कोड आएगा, स्कैन कर लो, पेमेंट कर दो। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी तो आपके पास में ये एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा बन जाएगा जिसके अंदर में आपके फ़ोटो डिटेल्स ये वो फलाना ढिमकाना सब आ जाएगा। आराम से उसको एक बार चेक कर लेना। चेक करने के बाद में इधर प्रिंट का भी ऑप्शन है आपके पास में, ये देखो ये प्रिंट का भी ऑप्शन है, प्रिंट भी कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में इसको लॉक करना है। ये जो आपने भर दिया इसको ताला लगाओ, मतलब ये फिक्स हो गया बॉस, अभी चेंज नहीं करने वाले हम। तो आपको करना पड़ेगा एंटर योर लॉगिन पासवर्ड। जैसे ही एंटर योर लॉगिन पासवर्ड करोगे तो आपने जो पासवर्ड बनाया था, जैसे मैंने बनाया था NIK@2020, तो ये आपका वेरीफाई कर दो पासवर्ड। जैसे पासवर्ड वेरीफाई करोगे एक OTP, इसीलिए बोल रहा हूँ मोबाइल रखना, OTP आपके पास आ जाएगा। OTP भर दो, वेरीफाई द OTP, ख़त्म, आपका फॉर्म भरा गया। ये सारा का सारा फॉर्म भरने के बाद जैसा आपने फॉर्म भरा है उस बेसिस पे आपको एक फैसिलिटेशन FC सेंटर अलॉट होगा। ये सेंटर आपका डॉक्यूमेंट्स का सारा वेरिफिकेशन ये वो सब करेगा, ग्रीवेंसेस वगैरह आपको देगा, ठीक है। तो वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगी, फिर आपको सिर्फ उसी से कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। ये आपका जैसे हो जाएगा तो आपके पास में फाइनली आपने एनरोलमेंट भी कर दिया, रजिस्टर भी कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया। इसी के साथ नाउ यू आर रेडी फॉर एंटरिंग इनटू द कैप राउंड। अब खाली आपको क्या करना है ना कि बार बार आप खाली ना अपना एक बार लॉगिन चेक करके आप चेक कर लेना कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट छूट तो नहीं गया आपका। क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट छूटा है तो पर्टिकुलरली वो डॉक्यूमेंट को अनलॉक करके आपको उसको ठीक से अपलोड करना होगा। अगर क्लियर वगैरह नहीं है तो अच्छे से उसको करो, शांत दिमाग से करो। इस वीडियो को बच्चा आधे घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो है, 1-2 बार 3 बार देख लो या फिर साइड बाय साइड चालू रखना जब आप फॉर्म भरते हो। आराम से सब डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ जाने चाहिए। आप अच्छे से बच्चा फॉर्म भरो। आज 10 तारीख है, 10 तारीख का आपका फॉर्म आज भी भरो, आराम से कल भरो, आराम से 15 तारीख तक की डेट है, बट ज़्यादा लेट नहीं करना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉर्म कैसे भरना है, बिना मिस्टेक के फॉर्म भरना। अगर कहीं डाउट डिफ़िकल्टी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें। इसी के साथ में मैं आज का वीडियो ये ख़त्म करता हूँ। कल मिलेंगे हम किसी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते और खूब आगे बढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद।